तो न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं? क्या दुर्गा नागपाल को निलंबित करने के पीछे अखिलेश यादव ने जो दलील दी है वो बेबुनियाद है और झूठी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नोएडा के दबंग समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी कैमरे पर यह दावा करते हुए पाए गए कि दुर्गा को उन्होंने सस्पेंड करवाया। इस वीडियो में भाटी साफ साफ कह रहे हैं कि उनके फोन कॉल पर दुर्गा को सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश का दावा है कि दुर्गा को विभागीय जांच के बाद निलंबित किया गया, जबकि भाटी सीना ठोक कर कहते पाए गए कि उनके फोन कॉल से कार्रवाई हुई है। अखिलेश का बयान आया कि खुफिया जांच के बाद एक्शन हुआ, जबकि भाटी का दावा है कि उन्होंने महज 41 मिनट में एसडीएम दुर्गा को सस्पेंड करवा दिया। 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होके छपके यहाँ तमील हो गया कलेक्टर के। जरा गौर से सुनिए अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल नरेंद्र भाटी के इस दंभ भरे दावे को। अखिलेश राज में अंधेर गर्दी की ये कड़वी हकीकत है। हमारा हुक्म मानो नहीं तो सरेआम बेइज्जत कर सस्पेंड कर दिए जाओगे। हमारे फरमान को नजरअंदाज करने की जुर्रत करोगे तो 41 मिनट में ट्रांसफर कर दिए जाओगे। यही यूपी की सच्चाई है, क्योंकि सच कुछ और होता तो अखिलेश सरकार का ये दबंग मंत्री ताल ठोक कर यूं खुलेआम दावा नहीं कर रहा होता। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। नरेंद्र भाटी के इस ताजा कबूलनामे ने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को थोथी दलील की चादरों से जायज ठहराने की कोशिश करती रही अखिलेश सरकार का असली चेहरा सामने ला दिया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताते रहे मुख्यमंत्री अखिलेश दुर्गा के निलंबन को लगातार जायज ठहराने की कोशिश करते रहे हैं। अखिलेश दुर्गा शक्ति पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की तोहमत लगाकर अपना दामन साफ बताते रहे हैं, लेकिन अब उनके मातहत मंत्री भाटी के बयान ने खुद अखिलेश सरकार की पोल खोल कर रख दी है। जरा इन विरोधाभासों पर गौर कीजिए। अखिलेश का कहना है कि दुर्गा पर कार्रवाई लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इनपुट पर की गई, जबकि भाटी का दावा है कि सस्पेंशन उनके फोन कॉल पर हुआ। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। रिपोर्ट किसने क्या दी है, रिपोर्ट डीएम की क्या है, रिपोर्ट एलआईयू की क्या है, उसकी भी आप जानकारी कर लेना। जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ठीक हुई है। 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होके छपके यहाँ तमील हो गया कलेक्टर के। अखिलेश खुद को पाक साफ बताते रहे, ये जताने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दुर्गा पर कार्रवाई आनन फानन में नहीं हुई, बल्कि नियम कानून और पूरी प्रक्रिया के तहत हुई। लेकिन सच तो यही है कि दुर्गा को महज 41 मिनट में एक दबंग मंत्री कहने पर सस्पेंड कर दिया गया। अब लाख टके का सवाल ये है कि यूपी के सत्ता प्रतिष्ठान के सिरमौर सीएम अखिलेश यादव और उनके सरपरस्त कैबिनेट मंत्री नरेंद्र भाटी में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। नरेंद्र भाटी के दावे को अगर सही माना जाए तो ये साफ हो जाता है कि एसडीएम दुर्गा पर कार्रवाई में विभागीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एसडीएम दुर्गा पर कार्रवाई नरेंद्र भाटी के कहने पर की गई। महज 41 मिनट में दुर्गा को सीधे सीधे सस्पेंड कर दिया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का अखिलेश का दावा भी झूठा था और ये भी साफ हो गया है कि एसडीएम के निलंबन पर डीएम की रिपोर्ट सही थी, क्योंकि एसडीएम दुर्गा पर कार्रवाई की वजह वो नहीं थी जो अखिलेश यादव ने कैमरे के सामने गिनाए, बल्कि इसके पीछे सियासी साजिश थी। वो साजिश जो राजनीतिक फायदे के लिए रची गई और जिसके सूत्रधार थे नरेंद्र भाटी। हमेशा की तरह नरेंद्र भाटी भी अब सफाई दे रहे हैं। मीडिया पर खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच खुद उन्हीं के श्रीमुख से दुनिया के सामने आ चुका है। ये साफ हो गया है कि अखिलेश राज में नेताओं के सामने अफसरों की क्या औकात रह गई है।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मामले में क्या यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने झूठ बोला? क्या दुर्गा शक्ति पर अखिलेश के आरोप झूठे हैं? क्या दुर्गा शक्ति को वोट की राजनीति में मोहरा बनाया गया? अखिलेश सरकार को अब इन सवालों का जवाब देना ही होगा। नोएडा से मोहम्मद यूसुफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मसला बेहद ही संगीन है और बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ब्यूरोक्रेसी के कंधे पर बंदूक रखकर उत्तर प्रदेश सरकार राजनीति कर रही है? तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में डॉक्टर समित पात्रा हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। संजय भूस रेड्डी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया आईएएस संघ के। इन तमाम लोगों से हमारी बातचीत होगी, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल यह कि क्या यूपी में अंधेरगर्दी है? क्या यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता समानांतर सत्ता चला रहे हैं? क्या अखिलेश राज में नेताओं के आगे अफसरों की कोई हैसियत नहीं रही? सवाल यह भी है कि महज आशंका की बुनियाद पर अखिलेश सरकार ने एक ईमानदार आईएएस पर निलंबन की तलवार क्यों चला दी? औरत ने इतनी यहाँ की, वो उसे 40 मिनट में मिल पाई। जब सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलने लगे तो जुबान होश में कहाँ रहती है? जब एक फोन कॉल पर अफसरों का बोरिया बिस्तर पतवा देने का गुमान हो जाए तो मर्यादा का ख्याल कहाँ रहता है? दुर्गा शक्ति नागपाल की ईमानदारी भी समाजवादी पार्टी के इस दबंग नेता को इस कदर खटक रही थी कि दुर्गा का जिक्र आते ही नरेंद्र भाटी अपशब्द इस्तेमाल करने की ऊंची हरकत पर उतर आते थे। औरत ने इतनी यहाँ की, वो उसे 40 मिनट में मिल पाई। एसएसपी का फोन आया कि जी वो एसडीएम का सस्पेंशन आदेश रात को रिसीव हो गया है। डीजीपी का फोन आया, देवराज नागर आप ही के पड़ोसी, सुबह से 2 बार डीजीपी से बात हो चुकी। ये वही नरेंद्र भाटी हैं जो इस वीडियो के सामने आने से पहले मीडिया में घूम घूम कर ये बयान दे रहे थे कि दुर्गा शक्ति नागपाल पर कार्रवाई सोच समझ कर की गई। वो ये दलील देते फिर रहे थे कि मानो दुर्गा को एसडीएम पद से नहीं हटाया जाता तो नोएडा में कानून व्यवस्था ही पटरी से उतर जाती, खून खराबा शुरू हो जाता। मान गए भाटी साहब, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कला के आप कितने बड़े चैंपियन हैं, ये आज साफ हो गया। खबरिया चैनलों के कैमरे पर आपने जिस मासूमियत से अखिलेश सरकार की कार्रवाई को सही ठहराया वो दाद देने के काबिल है। आप यूं जता रहे थे कि गोया आपको इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं। एक ईमानदार अफसर को गुनहगार और एक बेईमान सरकार को पाक साफ बताने की इस कला पर आपको सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन हम तो चंद सवाल यूपी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये किस इंसाफ का तकाजा है कि एक ईमानदार अफसर पर निलंबन की कार्रवाई की गई, जबकि एक महिला अफसर को अपशब्द कहने वाले मंत्री कुर्सी पर काबिज। क्या यूपी में नेताओं माफियाओं की सत्ता चलने लगी है? क्या यूपी में ईमानदार अफसर होना गुनाह हो गया है? आखिर नरेंद्र भाटी के कबूलनामे पर सरकार चुप क्यों है? नरेंद्र भाटी से अब तक जवाब तलब क्यों नहीं किया गया? नरेंद्र भाटी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर अखिलेश सरकार में जरा सा भी इकबाल बचा है तो अब उसे नरेंद्र भाटी पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखानी ही होगी। उसे ये साबित करना होगा कि यूपी में जनता का राज है, न कि दबंगों और माफियाओं का। नोएडा से मोहम्मद यूसुफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और सबसे बड़ा सवाल तो अब खड़ा हो गया है नरेंद्र भाटी का जो वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वो तमाम दावे कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके इशारे पर यह निलंबन की कार्रवाई हुई है। मेरा सीधा सवाल बुक्कल नवाब साहब आपसे है, क्या अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र भाटी कह रहे हैं कि 41 मिनट में उन्होंने यह कार्रवाई करवाई है। देखिए, ऐसा है कि जो नरेंद्र भाटी जी ने जिस तरीके से कहा है कि मैंने 41 मिनट के अंदर मैंने ट्रांसफर करा दिया है, ये नरेंद्र भाटी जी की बात नहीं है। ये चुनाव के अंदर जितने भी नेता हैं, चाहे यूपी के हो चाहे भारतवर्ष के हो, कहीं के भी नेता हो, हर गांव में हर जगह के ऊपर वो यही कहते हैं कि इस गांव को हम चमका देंगे, यहाँ की रोडें हम डाबर की बनवा देंगे, यहाँ हम सोडियम लाइट लगवा देंगे, यहाँ पानी की व्यवस्था करा देंगे। तो नरेंद्र भाटी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना? यहाँ का स्वास्थ्य विभाग पूरा बुक्कल नवाब साहब जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है एक महिला आईएएस के लिए, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए फिर नरेंद्र भाटी के खिलाफ?
नहीं, कार्रवाई होना चाहिए। आप तो बहस उस बात पे कर रहे हैं कि वो नरेंद्र भाटी जी जो कह रहे हैं 41 मिनट के अंदर जो है वो हमने अपना सस्पेंड। नहीं, आप उसको सही ठहरा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। दूसरा सवाल, जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, उस तरीके से अगर चुनाव के अंदर वादे किए जाते हैं और उस तरीके से अगर पूरे होते हैं तो आप बिल्कुल सही है, 100% सही है। और अगर इस तरीके के वादे नहीं होते हैं तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, दोनों जानते हैं। मतलब सुनियोजित साजिश है, ये खुद आप कह रहे हैं अपने शब्दों में। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश है, किसी के तहत निलंबन हुआ है दुर्गा शक्ति नागपाल का, ये आप खुद अब मान रहे हैं? नहीं, उनको पूरा समय दिया गया है। दुर्गा शक्ति नागपाल जी को जो है पूरा समय दिया गया है, उनको सुनवाई का अवसर दिया गया है। ये रात को 1 बजे इसका निर्णय हुआ है। ये बाकायदा आपके मीडिया, दोनों बातें खुद आप कह रहे हैं। बुक्कल नवाब साहब एक तरफ कह रहे हैं उनको समय दिया गया, दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं रात को 1 बजे कार्रवाई हुई है, तो फिर समय कब दिया गया? आनंद फानन में ऐसे कौन से आपातकालीन हालात पैदा हो गए थे कि ये कार्रवाई करनी पड़ी? मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा बुक्कल नवाब साहब, मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास, अपनी बात रखिएगा तफसील से। लेकिन अब मेरा सवाल डॉक्टर संबित पात्रा से है। आज ही तमाम अखबारों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है संबित पात्रा साहब, लखनऊ में किस तरीके से शियाज और सुन्नी के बीच में हिंसक झड़पें हो रही हैं 2 दिन से। मेरठ में उसी दिन जिस दिन की ये वारदात बताई जाती है, नोएडा में उसी दिन दंगे में एक शख्स की मौत हो गई, वहां तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां पर इस कार्रवाई का क्या मतलब है? क्या ये एक राजनीतिक साजिश है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा, मस्जिद की दीवार नहीं गिरी, किसी की दीवार गिरी है तो भ्रष्टाचार की दीवार गिर गई। और भ्रष्टाचार की दीवार और उसके ईंट जब लगे राजनेताओं को, सपा के नेताओं को, तब जो ये सस्पेंशन हुआ है। और अभी मेरे सामने देखिए, बुक्कल नवाब जी एक सुलझे हुए नेता हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो कैसी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस प्रकार के राजनीतिक खेल होते रहते हैं, सभी पार्टियों में होते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं। उनको हम बताते हैं कि डामर के रोड बना देंगे और रोड बना के नहीं देते हैं, स्वास्थ्य केंद्र बना देंगे, बना के नहीं देते हैं, और मस्जिद के नाम पे हम अफसरों का तबादला कर देते हैं और जो सस्पेंशन ऑर्डर निलंबन कर देते हैं। ये सब जो ड्रामे हैं ये राजनीति में होता है। ऐसा बुक्कल नवाब जैसे एक सुलझे हुए नेता के मुख से अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है उन्हें ये बयान वापस लेना चाहिए। दूसरा, आप जिस बात को कह रहे हैं आप उस बात को समझ रहे हैं। बुक्कल जी सुन लीजिए, जब आपने गलती की है ना तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वरना और भी गलतियां हो जाएंगी। देखिए बुक्कल जी, वो नरेंद्र भाटी जी गलती से बहुत ज्यादा बोलने लगे तो सब सच्चाई मालूम पड़ गया। चलिए ठीक है, इस देखिए एक बहुत बड़ी बात है। पात्रा साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। एक और मेहमान है संजय भूसरेड्डी हमारे साथ बने हुए, आप सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया आईएएस संघ के। संजय भूसरेड्डी साहब, ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो कदम है, क्या माना जाए कि एक राजनीतिक साजिश है ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ? नहीं, देखिए, इस संबंध में हम लोग इंडिविजुअल केसेस पे इस प्रकार हम चर्चा नहीं करते हैं, ना हम इस पचड़े में पड़ते हैं। हमारी जो मांग है वो भारत सरकार से है कि ये जो इसकी नियमावली है उसमें जो कमियां हैं, जो शिथिलता है, जो लचीलापन है, उसको हटाए, उसको दूर करे, जिससे जो शासकीय सेवक है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो या कोई भी सरकारी सेवक हो, जिसको व्यवस्था ने नियुक्त किया है जनहित के काम करने के लिए, शासकीय नीति चलाने के लिए, जनहित के कार्यक्रम चलाने के, सामाजिक कार्यक्रम चलाने के लिए, तो हमारा ये है कि उसको निर्भीकता से, बिना किसी भेद या भाव के काम करने के लिए एक पर्यावास दिया जाए, एक पर्यावरण दिया जाए, एक माहौल दिया जाए। और हम बार बार यही कह रहे हैं, और हमारा जो मांग है केंद्रीय संघ का, वो यही है कि इस नियमों को तत्काल संशोधित किया जाए। जो बातें हो रही है, जो तथ्य है, वो पिछले 2-3 दिन से मीडिया सभी से बात कर रही है और उजागर कर रही है। लेकिन संजय जी, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की घटना सामने आई है तो इसके लिए जो संघ आप लोगों के है वो भी जिम्मेदार है? क्योंकि जो सस्पेंशन ऑर्डर था दुर्गा शक्ति नागपाल का, उसे भी तो किसी आईएएस नहीं साइन किया होगा ना, किसी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी नहीं साइन किया होगा ना, वहां पर भी तो विरोध जताया जा सकता था उस अधिकारी की तरफ से। हम बार बार कहते हैं कि हम कोई बाहर के नहीं है, हम भी व्यवस्था के अंग और अंश है। हम व्यवस्था में रहते हैं, व्यवस्था के साथ काम करते हैं। और अगर आप ही लोगों में से कुछ लोग जो सत्ता के करीब हो जाते हैं, जो अलग अलग खेमों में बंट जाते हैं, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, क्या आप इसे मानेंगे खुले दिल से? देखिए, अगर शासक निष्पक्षता से अगर करे, जितनी भी राज्य सरकारें हैं और जितने भी सत्ता के केंद्र है जी, तो लोगों में ये लालच और ये
चीजें उत्पन्न ही नहीं होगी। अगर मेरिट पे निर्णय होने लगेंगे तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है बुक्कल नवाब साहब, पहले आपको कुछ मैं आंकड़े दे देता हूं, उसके बाद आपसे एक मैं सवाल पूछूंगा। जो नरेंद्र भाटी हैं, जिन्होंने ये तमाम बयानात दिए हैं और जो अब तस्वीरें सबके सामने आ गई हैं, कैमरे में कैद हो चुकी हैं। 1991 में आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ उनके खिलाफ। आईपीसी की धारा 359 के तहत अपहरण का केस उनके खिलाफ दर्ज है। आईपीसी की धारा 148 के तहत खतरनाक हथियारों के साथ दंगा भड़काने का आरोप है उनके खिलाफ, नरेंद्र भाटी के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा था। जी अब वो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी में आए हैं, समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी जो है वो सब सारे धर्मों को लेके चलती है। इसके पहले वो हमारे साथ में नहीं थे, और जब हमारे साथ आए तो उनको जिस जगह जाएंगे, आप जिस कंट्रीज में जाएंगे उस कंट्री की भाषा आपको बोलना पड़ेगी, वहां की लैंग्वेज आपको बोलना पड़ेगी। हमारे साथ में आए तो हमारे साथ सामुदायिकता को बनाए रखने का वचन देना पड़ेगा पहले, करना चाह रहे हैं। और हमें सामुदायिकता को पहले देखना है कि वो पूरे हिंदुस्तान की नजर हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपर लगी हुई है कि किस तरीके से यहाँ बुक्कल नवाब साहब, आप उनको जब पार्टी में लेकर आए, तमाम आरोप है उनके खिलाफ, संगीन आरोप है, क्यों दिया गया उन्हें कैबिनेट का दर्जा? आखिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा ही क्यों दिया गया? नहीं, आरोप लगाए गए, आरोप है उनके ऊपर। वो तो एक देखिए, दूसरा मैटर है कि आदमी जेल के अंदर बैठ के जो है पता चल रहा है चुनाव जीत जाता है। हमने जितने भी इस तरीके के थे लोगों को, हमने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी से निकाला है, उनको मजबूर होना पड़ा दूसरी पार्टी बनाने के लिए। हमने अतीक अहमद को निकाला है, हमने उमाकांत यादव, रमाकांत यादव, हमने डीपी यादव को वक्त इतना ही, ब्रेक लेना पड़ेगा। सभी पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि मायावती जी ने तो गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बनाई, मगर आज मुझे बुक्कल जी की बात से मालूम पड़ा कि ये तो बुद्ध की प्रतिमूर्ति है। देखिए, जो इनके यहाँ आता है वो अमन और चैन, चाहे मर्डर करके आया हो और चाहे दंगे करके आया हो, और अब जो है एकदम अमन और चैन की बात करने लगता है। किस तरह की बातें बुक्कल जी कर रहे हैं, बताइए। सबसे बड़ा जो सवाल है कि अगर किसी आईएएस का ये हश्र है, उसे इस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम के आगे बौना साबित कर दिया जा रहा है, तो छोटे अधिकारियों पर क्या कुछ गुजरती होगी, इस पर ही हम बात करेंगे। तो आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन ने उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब साहब बने हुए हैं। बुक्कल नवाब साहब, एक बड़ी अजीब सी बात है कि अखिलेश यादव डीएम की रिपोर्ट को तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि एलआईयू की रिपोर्ट को तवज्जो देते हैं, और अब आजम खान ये कह रहे हैं कि उस डीएम के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो अफसर आपकी जुबान बोले वो सही है, नहीं तो उसकी जुबान बंद कर दो। नहीं, देखिए, आजम भाई ने जो है जो लफ्ज कहे थे, इसके पहले भी कहा था कि वो लूट सको तो लूट लो, राम का नाम है लूट लो। तो ये राम का नाम, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो तो लूटने के लिए, वो भाजपा की तरफ उनका इशारा था, बीजेपी की तरफ उनका इशारा था। और बीजेपी जो है पूरे हिंदुस्तान को जो है वो लूटना ही चाहती है, जलाना चाहती है। और जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप डीएम साहब की बात कर रहे हैं, हमारे शंकर भगवान जी जो है उनका भस्मासुर है, बहुत तपस्या उनकी की थी। तपस्या करने के बाद हमारे शंकर भगवान को जो है जब फंस गए तो सभी भगवानों को याद कर रहे हैं, राम शंकर। मगर बुक्कल नवाब जी बता दे, ना तो राम बचाने वाले हैं ना शंकर बचाने वाले हैं। अब आपका होगा निलंबन, सपा सरकार का यूपी से होगा निलंबन, और जनता करेगी आप लोगों का निलंबन। खैर, बहुत आपने खुद ही प्रश्न बता दिया। मैं प्रश्न आप एक सेकंड को लेके आई है। सुनिए बुक्कल जी, प्रश्न सुनिए। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ बुक्कल साहब आपसे कि आप आजम खान साहब का क्या करेंगे जब उनसे पूछा जाता है सैंड माइनिंग माफिया के बारे में, तो वो कहते हैं ये तो जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है ये तो लूट के लिए बनी है, लूटो इनको। आप बताइए इन लोगों का आप क्या करिए? समित पात्रा जी और बुक्कल नवाब साहब, आप दोनों के लिए वक्त इतना ही था। भगवान के राम हो गया, भगवान रामचंद्र जी के नाम साहब, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूँ। संजय भूस रेड्डी भी हमारे साथ बने हुए, आप सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया आईएएस संघ के। आखिरी सवाल आपसे है सर, इस मामले में आगे क्या होना चाहिए ताकि आईएएस अफसरों का मनोबल, जो इस तरह के ईमानदार अधिकारी हैं, उनके मनोबल पर कोई बुरा असर ना पड़े? भाई, हमने तो सक्षम स्तर पे केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रख दी है जी। अब निर्णय संबंधित सरकारों को लेना है। ठीक है, चलिए, आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस चर्चा से एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ है
कि क्या वो ब्यूरोक्रेट्स जो सरकार को भाते हैं उन्हें ही बड़े पद दिए जाते हैं और जो सरकार की जुबान नहीं बोलते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके जो शागिर्द होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनकी जुबान बंद करवा दी जाती है कुछ इस तरीके से। इस खास चर्चा